हाँ बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, तो फुल्ली कंसंट्रेट करना और ध्यान देना ढंग से अच्छे से। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुपीरियर है, सुपीरियर एप्लीकेशन है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड और फर्दर में बहुत काम आएगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल बहुत ज़बरदस्त काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो ढंग से समझना, ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करें, आइए सुनिएगा। NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या फंडा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, वो देखिए ध्यान से, अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है, ये देखिएगा ध्यान से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि बॉडी इज इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट रेगुलरली। कि बॉडी हैव रेगुलर मोशन देन इट वांट्स टू बी रेगुलरली इन मूविंग कंडीशन अप टू एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाई ऑन दैट बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो हमेशा परमानेंटली रेस्ट में रहना चाहिए। इन केस अगर बॉडी रेगुलर रनिंग कंडीशन में चल रही है तो रेगुलर रनिंग कंडीशन में ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। याद रखेंगे ना, तो दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम लोग। लॉ ऑफ इनर्शिया कंडीशन सेम मतलब। ओके, प्रैक्टिकली अगर हम लोग इनर्शिया पर फोकस करें, ओनली इनर्शिया पर अगर हम लोग फोकस करें तो क्या होता है इनर्शिया का? व्हाट इज इनर्शिया? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास सिस्टम और एनी मास बॉडी which always resist any variation in its rest condition or in moving condition. Inertia एक मास बॉडी का, एक मास सिस्टम का एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर बॉडी अपने अंदर किसी भी ऑल्ट्रेशन को, अपने रेस्ट कंडीशन को या मूविंग कंडीशन में किसी भी ऑल्टर को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सुनिएगा, इनर्शिया की 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन, सेकंड है इनर्शिया मूविंग कंडीशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन, इसका मीनिंग है if body is in rest then it wants to be in rest regularly। अगर बॉडी रुकी हुई है तो रेगुलर वो रुकी हुई रहना चाहिए, अपने आप चलना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स इम्प्लीमेंट ना करे। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी व्हीकल में, किसी मान लीजिए बस में हम लोग खड़े हैं और सडनली वो बस चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बस है सडनली चलना स्टार्ट कर दें। अब जैसे वो बस चलना स्टार्ट करेगी तो आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो पार्ट बस के साथ कनेक्टेड है या किसी उस व्हीकल के साथ कनेक्टेड है, वो तो क्या होगा, उस व्हीकल के साथ चलने की कोशिश करेगा। फिर आपकी बॉडी का अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया अपनी रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगा, तो इसलिए आपको एक बैक थ्रस्ट फील होता है, पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होता है। ओके, ये तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने सुना भी होगा, फील भी किया होगा। अगर आप मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर बैठे हैं और फ्रेंड ने अचानक बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, रुकी हुई थी बाइक, आप आराम से बैठे थे, अचानक एक्सेलरेट कर दिया, तो कभी ऐसा फील होता है कि अगर हाई जो थोड़ा सा हाई थ्रस्ट मिल जाता है आपको ऐसा फील होता है कि आप पीछे गिर सकते थे।
तो एक बैक थ्रस्ट फील होता है, या आपको फोर व्हीलर में कभी बैठे हो या खड़े हो आप लोग तो उसमें भी फील हो जाएगा। तो ये है इनर्शिया फॉर रेस्ट कंडीशन। ओके, आपने एक ब्लैंकेट लिया या कोई हैंकी वगैरह लिया, उसको आपने सडनली जर्क दिया। अब सडनली जब लोग जर्क देते हैं उसको तो आपने शायद फील किया होगा कि 10 पार्टिकल अलग हो जाते हैं उससे। सडनली अपन जर्क करते हैं ना, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या होता है, 10 पार्टिकल अलग हो जाते हैं। इसका फंडा भी क्या होता है, सेम कंडीशन है। अब जब आप उसे सडनली जर्क करते हैं तो आपने जब जर्क किया ना तो क्या होता है, आपके हाथ से जो भी थ्रस्ट मिला, फोर्स मिला, उससे जो भी क्लोथ था, ब्लैंकेट था, हैंकी थी, उसके थ्रेड तो उसी की स्पीड से चलने लगे था और 10 पार्टिकल अपनी जगह रह गए ड्यू टू इनर्शिया, अलग हो गए थे। आप लोग एक बार फील करो, आप किसी कारपेट पर, किसी फर्श पर खड़े हैं, कोई बंदा, ये कारपेट है और बंदा इस कारपेट पर खड़ा है, ओके, आपने सडनली इस कारपेट को किसी बंदे ने खींच लिया, इस कारपेट को यहाँ से किसी ने सडनली खींच लिया, वन साइडेड स्लाइड कर दिया, तो जो खड़ा हुआ बंदा वाला गिर सकता है, नहीं गिर सकता? मानते हो? रीजन क्या है, जब कारपेट को खींचा जाएगा तो जो सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे उसके पैर ही हैं, वो कारपेट के कांटेक्ट में तो चलने की कोशिश करेंगे, और ड्यू टू इनर्शिया अपर जो सरफेस है वो अपनी जगह रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया में, तो क्या होगा, बंदे गिरने के चांस हो जाएंगे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं इनर्शिया फॉर रेस्ट कंडीशन, ठीक है। इस पर हम लोगों ने फोकस किया। नेक्स्ट टारगेट लेते हैं इनर्शिया फॉर मोशन या फिर इनर्शिया फॉर मूविंग कंडीशन। अब मूविंग कंडीशन के लिए अगर इनर्शिया की हम लोग बात करें तो मूविंग कंडीशन के लिए तो क्या बेटा, अगर बॉडी रनिंग कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में, तो बेटा वो रेगुलरली रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फंडा क्लियर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर रनिंग में तो रनिंग में रहना चाहिए जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन तो इजीली सेट हो जाता है, दिमाग में इजीली सेट हो जाता है। इनर्शिया फॉर मूविंग कंडीशन जो होता है उसको सेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वो देखता है ऐसा कैसे होता है। अगर बॉडी चल रही है तो चलती रहना कैसे जाएगी। एक साइकिल है, साइकिल को अपने थ्रस्ट दे दिया, स्पीड दे दी, अगर अपने पैडल लगाना बंद कर तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। अपने एक बाइक ली, बाइक को बढ़िया स्पीड पर हमने रन कर दिया, 80 की स्पीड पर दौड़ा दिया, और बेटा उसका मान लो 80 की स्पीड पर अपने एक्सेलरेट कर दिया, बाइक को 90 की स्पीड पर एक्सेलरेट कर दिया, वहाँ पर अपने इंजन को ऑफ कर दिया ना, तो क्या होगा बेटा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाने के साथ साथ रुक जाएगी तो बॉडी। मानते हो? तो बच्चों को लगता है इनर्शिया फॉर मूविंग कंडीशन तो फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ रहे हो, ये सारा आइडियल वर्ल्ड में पढ़ रहे हो। आइडियल वर्ल्ड का मतलब जहाँ कोई फ्रिक्शन, कोई विस्कोसिटी, कोई इम्बैलेंस फोर्स, किसी तरह का रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें नहीं है, ये दिमाग में सेट रखिएगा। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, इस तरह का इम्बैलेंस फोर्स नहीं है। ये सब चीज़ें जब नहीं है तो उस सिचुएशन में, बेटे सुन रहे हो, उस कंडीशन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, लॉज और ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वहाँ पर अप्लाई होता है। आप सोचिएगा, अगर आपने बाइक को 90 की स्पीड पर दौड़ाया और इंजन को ऑफ कर दिया, इंजन को ऑफ करने के बाद भी रोड पर जब बाइक चलेगी तो रोड और टायर के वजह फ्रिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात बनेगा। एयर की वजह से विस्कोसिटी बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। उस व्हीकल में, उस बाइक में ढेरों कंपोनेंट्स घूम रहे हैं, टायर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे चेन, शाफ्ट, क्राफ्ट वगैरह घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें घूमेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन बनता रहेगा, बनेगा। तो फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी का लॉस होता जाएगा, और वो जो लॉस है उसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। मानते हो इस बात को? तो ध्यान रखिए, अगर आइडियल वर्ल्ड होता तो फिर ये कंडीशन प्रैक्टिकली भी आपको दिख सकती थी, फील हो जाएगी। इनर्शिया फॉर मूविंग कंडीशन, इसके एग्जांपल अगर हम लोग एक लिमिटिंग एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। वही व्हीकल हम लोग ले लेते हैं, व्हीकल में आप लोग बढ़िया बैठे थे और व्हीकल 80 की स्पीड पर रन कर रहा है और सडनली क्या ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। अब ड्राइवर ने जैसे ब्रेक लगाई तो व्हीकल के कांटेक्ट में आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो तो व्हीकल के साथ रुक गया। ये बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या होगा ना, वो तो ड्यू टू इनर्शिया और मूविंग कंडीशन चलते रहना चाहेगा, और चलते रहना चाहेगा तो आपकी बॉडी का जो डाउन पार्ट है जो कि व्हीकल के कांटेक्ट में तो रुक गया, तो बॉडी का अपर पार्ट चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, एक फॉरवर्ड थ्रस्ट फील होगा, तो आगे की तरफ धक्का महसूस होगा, तो वो इसीलिए होता है। ये तो आपने प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में फील किया होगा।
कि किसी बाइक पर बैठे या किसी फोर व्हीलर पर बैठे सडनली ब्रेक लगाया जाता है तो आपको फॉरवर्ड थ्रस्ट फील होता है, वो इसीलिए फील होता है। समझ गया? तो दिक्कत कोई परेशानी बेटा? तो ये कंडीशंस होती है। इसी में बेटा अगर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें, ध्यान देना, ढंग से सुनना। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए कि सपोज बेटा एक व्हीकल है या फिर एक ट्रेन की बॉगी है, एक ट्रेन का बॉक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप पैसेंजर के फॉर्म में बैठे हुए, आपके हाथ में कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन आपके हाथ में। अब व्हीकल रनिंग में है, ये व्हीकल है या ट्रेन है, ये रेगुलरली चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान देना बेटा, व्हीकल स्पीड v से रनिंग में है, अब आप पैसेंजर हो, आपके हाथ में कॉइन है। तो अगर व्हीकल की स्पीड भी है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप पैसेंजर, तो आपकी स्पीड भी 60 होगी, आपके हाथ में कॉइन है, उसकी स्पीड भी 60 होगी। मानते हो बात? सारे एक साथ तो चलेंगे। तो अब तुमने क्या किया ना, तुमने उस कॉइन को स्ट्राइक किया, कॉइन को अपसाइड स्ट्राइक किया, ठीक है, कॉइन को जंप करवा दिया अपसाइड। तो जैसे आपने कॉइन को अपसाइड स्ट्राइक किया, देख दिमाग लो ना, इस कॉइन में व्हीकल के साथ ये जो मोशन है तो है ही, और अब आपने एक्स्ट्रा वेलोसिटी क्या प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा थ्रस्ट क्या प्रोवाइड किया, v डैश अपसाइड। जरा सोचिए, उस मोमेंट के बारे में सोचिए, उस पल के बारे में सोचिए जब कॉइन आपके हाथ से अलग हुआ है। तो जिस पल पर कॉइन आपके हाथ से अलग हुआ है, उस पल के बारे में सोचिए कि जो कॉइन है, कॉइन को अगर आप एक इंडिविजुअल बॉडी लेते हैं, इंडिविजुअल सिस्टम लेते हैं, तो इस कॉइन पर दो फोर्स बन रहे हैं, फर्स्ट तो हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकली अपसाइड। मानते हो नहीं मानते हो? दो फोर्स एक साथ बन रहे हैं। तो v क्या चाहेगा, बॉडी को हॉरिजॉन्टल लेना चाहेगा, और v डैश बॉडी को अपसाइड ले जाना चाहेगा। अब दोनों अगर वेलोसिटी एक साथ है तो क्या होगा, व्हीकल बीच में से रन करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? वो तो दिक्कत परेशानी का। और इस कंडीशन में जो कॉइन है, वो कॉइन फाइनली कुछ इस तरह से आएगा। समझ रहे मेरी बात को? आप जो दिमाग में ना, इसमें ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एनएलएम एक शाइनिंग टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसके एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बहुत लार्ज स्केल पर यूज होता है। अब जो क्वेश्चन के ढेर बनेंगे, अब यहीं पर है। अब यहाँ पर जो कॉइन है, कॉइन को जैसे आपने जंप किया, तो देख अब दिमाग में ना सोचना, पैसेंजर हो आप और आपके हाथ में सपोज एक कॉइन है, आपने जैसे उसको स्ट्राइक किया अपसाइड, आपके हाथ से आपकी बॉडी से अलग हो गई। अब व्हीकल के साथ पैसेंजर तो किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, व्हीकल के साथ पैसेंजर तो सीधा चलेगा। ये जो कॉइन है वो इस तरह से आएगा, तो वापस आपके हाथ में आ जाएगा, बशर्ते व्हीकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब सेम है। अगर यहाँ पर व्हीकल जिस टाइम मोमेंट पर आपके हाथ से अलग हुआ कॉइन, तो उस टाइम व्हीकल की स्पीड 60 आपकी भी और कॉइन की भी 60 है। अब व्हीकल की स्पीड 60 बनी हुई है, ना एक्सेलरेट ना डेसेलरेट, तो ये कॉइन वापस आपके हाथ में आ जाएगा, पैसेंजर के हाथ में आ जाएगा। अब अगर उन्हें पैसेंजर को ये पूछा जाए कि पैसेंजर के रेस्पेक्ट में कॉइन का मोशन कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपसाइड देन डाउन साइड। पैसेंजर को कॉइन कैसे चलता हुआ फील होगा, अप एंड डाउन। जबकि अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, ट्रेन से बाहर खड़ा कर ऑब्जर्वर, कोई बंदा ग्राउंड पर खड़ा है, तो उसको कॉइन कैसे चलता फील होगा, एक पैराबोलिक शेप में फील होगा। समझ गए नहीं समझेगा, ये ध्यान रखिएगा। छोटे से लोकेशन बन गए नहीं बन गए। व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस कॉइन फॉर ऑब्जर्वर? फर्स्ट केस, ऑब्जर्वर इज इन ट्रेन, सेकंड ऑब्जर्वर इज एट अर्थ सरफेस। ओके, ये दो कंडीशन हो गई नहीं हो बेटे, बात समझ आ गई। अब अगर इसी केस में जिस कंडीशन में आपके हाथ से कॉइन अलग हुआ, उसी कंडीशन क्या, अगर मान लीजिए ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया व्हीकल को, ट्रेन है तो उसमें ड्राइवर, उसको लोको पायलट भी आप बोल सकते हैं, उसने एक्सेलरेट कर दिया व्हीकल को, तो जब कॉइन आपके हाथ से अलग हुआ तो आपकी स्पीड और व्हीकल की स्पीड क्या थी, 60। अब कॉइन तो आपके हाथ से अलग हुआ तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो 60 रहेगी ना, लेकिन आपकी स्पीड व्हीकल के साथ बढ़ गई, 61 हो गई या 62 या 65 हो गई, एक्सेलरेट हो रहा है।
तो क्या होगा, आप आगे निकल जाओ और कॉइन आपके पीछे गिरेगा। अगर आपने बेटा कॉइन को स्ट्राइक किया ना, तो जो व्हीकल है, व्हीकल तो क्या होगा 60 पर ही चलेगा, लेकिन आप 62 या 63 पर पहुंच गए तो आप तो आगे निकल जाएंगे, कॉइन पीछे गिरेगा, आपके हाथ में नहीं आएगी। तो बात समझ में आती है? सर जैसे कि आपने बताया तब मतलब कॉइन को छूगा, उसकी वेलोसिटी मतलब 80 मान लो, जैसे कि ट्रेन की स्पीड थी 80 सर, तो फिर एकदम से एक्सीलरेट कर दिया मतलब उछालने के बाद, तब पीछे जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लीजिए ट्रेन पर ब्रेक लगा दिए गए, डेसिलरेट हो रहा है, जब ट्रेन आपकी कॉइन आपके हाथ से लो तो आपकी स्पीड क्या थी 60, और अब ब्रेक लगा दिए गए तो आपकी स्पीड तो 58 या 57 या 56 ही रहेगी। ये कॉइन तो आपके हाथ से अलग हो जाएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो 60 रहेगी ना, तो कॉइन आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। आप तो कह रहे 60 की स्पीड पर कॉइन आपके हाथ से अलग हुआ था, तो आपकी स्पीड 60 की बजाय 58 या 57 या 56 रहेगी, तो कॉइन तो क्या होगा 60 पर ही चलेगा। थोड़ा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कॉइन की 60 रहेगी, तो कॉइन आपके हाथ से आगे चला जाएगा। क्या बातें समझ में आती है? तो दिक्कत तो परेशानी क्या, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या बातें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बच्चों यही कंडीशन बहुत तरह से यूज होती है, बहुत तरह से। आप जब ट्रेन से मतलब सॉरी किसी व्हीकल से, चाहे ट्रेन से समझ लो, चाहे किसी 4 व्हीलर समझ लो, बस वगैरह समझ लो, तो आप लोग उतरते हैं, तो बस से खासकर आप उतरते हैं, बस में आप पैसेंजर की फॉर्म में स्टॉपेज है, आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर बस थोड़ा सा हल्की सी रनिंग में है, हल्की सी रनिंग में, तो आपको क्या कहा जाता है, किस तरफ मुंह करके उतरते हैं? बस के मोशन के डायरेक्शन में, अपोजिट में? डायरेक्शन। बस के मोशन के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन बस चल रही है उसी डायरेक्शन में आप मुंह करके उतरते हैं। तो उसमें आपने फील किया, और जब बस जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन आप थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उतरते हैं ना, उतरते तो अपने आप आपकी बॉडी में थोड़ी सी हलचल होती है और आप दौड़ते हैं थोड़ा सा 2-4 कदम। क्यों? कि जब आप बस से अलग होते हैं ना, तो बस की जो स्पीड है वो स्पीड आपकी भी तो है, आप क्या करते हैं उसके साथ चलते हैं। ये प्रैक्टिकली आप फील कर सकते हैं, जो कॉइन वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली आप फील कर सकते हैं। अगर बस आपके देखा होगा तो शायद कई बार कुछ लोग अगर अपोजिट साइड में मूव करके उधर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, वो कंडीशन इस तरह होती है, बैलेंस नहीं बना पाते। ठीक है, वो आगे देख के उतरना। बिल्कुल, तो ये है कंडीशन होती है। ठीक है, एक होता है इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये भी बेटा आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब पर फील की होगी। तो खासकर 4 व्हीलर्स में आप लोग बैठे हैं किसी बस में, या खासकर बस में या किसी 4 व्हीलर में, ट्रेन में तो इतना तेज़ी से फील होता नहीं है, क्योंकि ट्रेन में इतने शार्प टर्न्स भी नहीं होते कभी। ठीक है, बाकी बस में या किसी 4 व्हीलर में तो आप जैसे बैठे हैं, अब देखो व्हीकल चल रहा है और आप भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। हमारे व्हीकल ने लेफ्ट में टर्न किया, तो व्हीकल जब लेफ्ट में टर्न करता है, आपकी बॉडी का जो पार्ट व्हीकल के कांटेक्ट में तो लेफ्ट में जाना चाहेगा, लेकिन जो अपर पार्ट है ड्यू टू इनर्शिया सीधा चलना चाहेगा। अब तो सोच कि बॉडी का एक पार्ट तो लेफ्ट में जाना चाह रहा है, लेफ्ट में, और अपर पार्ट सीधा जाना चाह रहा है, तो बॉडी क्या होगी, जिस तरह से झुक जाएगी और फिर जाकर व्हीकल के साथ मुड़ेगी। इसलिए कभी देखा होगा आप लोगों ने, आप 4 व्हीलर में बैठे हैं, सडनली बेटा 4 व्हीलर को लेफ्ट में टर्न करवाया तो आपको आउटर थ्रस्ट, आपको बाहर की तरफ थ्रस्ट फील होता है, एक धक्का महसूस होता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझा नहीं समझा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनर्शिया एक छोटा सा पॉइंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया एक छोटा सा पॉइंट है, तो बहुत हैवी पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत सारे बनते हैं। क्या बातें समझ में आती है? पक्का, दिक्कत वाली बात नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करें, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकंड में बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को पी या पी वेक्टर से शो करते हैं। हम सब जानते हैं लीनियर मोमेंटम कुछ नया नहीं है हमारे लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है v, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m v वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ध्यान से सुनना अच्छे से। यूनिट ऑफ p, p की यूनिट क्या होगी, मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, परेशानी? हाँ जी, किलोग्राम इंटू मीटर और सेकंड इनवर्स।
इनकेस अगर डायमेंशन पर बात करें, किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए l1, सेकंड इनवर्स t पावर -1, m1 l1 t -1। लीनियर मोमेंटम की बेसिक कंडीशन है। लीनियर मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन खुद वेलोसिटी के अलोंग होती है, तो डायरेक्शन की वेलोसिटी के अलोंग होगा। हाँ जी, डायमेंशन समझ में आ गया। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन खुद वेलोसिटी के अलोंग होगी। बेटा लीनियर मोमेंटम जो टॉपिक है उसको पढ़ते टाइम ये लगता है कि मैंने पढ़ क्यों रहा था, क्योंकि हर चीज़ का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। बॉडी पर आपने फोर्स बनाया, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, उसमें वेलोसिटी बनी, उसमें एक्सेलरेशन बना, एक्सेट्रा, समझ में आता है अपने को। लीनियर मोमेंटम बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक जंक्शन पॉइंट है, एक प्लेटफॉर्म पॉइंट है, जो कहीं से किसी भी टॉपिक से टच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात है। हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों इस सीक्वेंसिंग में नेक्स्ट टारगेट हम लोग उठा रहे हैं हाँ जी, चलिए आगे बात शुरू करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ जी ध्यान देना। applied external force directly proportional rate of change of linear momentum with respect to time। हाँ जी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई भी सिस्टम है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दो, ढंग से सुनो। प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली कांस्टेंट किया दिया रखिए, तो दिक्कत कि यहाँ पर कैसा हो जाएगा? यूनिट अमाउंट। देख ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स को ओनली एयर पे लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सामने देखिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनकेस, अब देखो दिमाग लगाना, ढंग से सुनना अच्छे से। एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर मास कांस्टेंट है, अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर कर दें dv/dt, और dv/dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। बताइए। यस सर। मास अगर कांस्टेंट है तो उसको ऑपरेटर से बाहर किया, dv/dt एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनकेस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सामने देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो, dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फील कर सकते हो। देखो है फोर्स के फॉर्मूले, F इक्वल dv/dt, ये फोर्स का ऑथेंटिक फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू ma भी इसी से आता है, आप देख सकते हो, और F इज इक्वल टू v dm/dt। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? तो ऐसा सिस्टम है जिसकी मास जो है, इसका जो मास है वो रेगुलर वेरी कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास रेगुलर वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बेटा कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम है, तो कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है? अलग अलग मास रखे आप लोगों ने, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। या फिर इसको अगर और आसान शब्दों में समझाऊं तो एलिवेटर सिस्टम आपने देखा होगा, स्टेयर्स वाली लिफ्ट होती है। ठीक है, अगर आप अकेले खड़े हैं तो भी उस स्पीड से जा रही है, और दो चार पांच और खड़े तो भी उस स्पीड से जा रही है, तो मास वहाँ वेरी कर रहा है dm/dt, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है।
इस तरह कोई भी सिस्टम जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरी कर रहा है तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। समझ गए? है फोर्स के फॉर्मूले, ध्यान से सुनना अच्छे से। टोटल फोर्स के लिए यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन। सीजीएस में क्या लिख सकते हैं उसको? डाइन। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्राम। इसको मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, एरो मार्क करता हूँ कि ये एमकेएस में सीजीएस में किलोग्राम तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये न्यूटन तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह से इसकी यूनिट और क्या लिखी जा सकती है? फोर्स की यूनिट। देखो ध्यान देना अच्छे से प्लीज। हाँ जी बेटा, हम लोग फोर्स को कुछ क्वेश्चंस में किलोग्राम फोर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना? तो कैसे? देखिए ध्यान देना, अच्छे से समझना। किलोग्राम वेट या ग्राम वेट इस तरह से कभी सुनने को मिल सकता है, खासकर न्यूमेरिकल में जरूर मिलता है, लगभग। इसको बेटा एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले डायमेंशन तो हम लोग फ्री कर दें। डायमेंशन कितना आएगा? फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? m1 L1 T-2 आउट ऑफ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। पता है ना? कन्वर्जन भी दिमाग में। अपना ग्राम वेट या किलोग्राम वेट अगर कभी न्यूमेरिकल मिल जाए तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखो ध्यान से, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। फोर्स यदि आपको 1 kg वेट, अपना फोर्स अप्लाइंग सिस्टम इज 1 kg वेट, और दिमाग लगेगा 1 kg वेट क्या है इसका मतलब, तो सुनिए ध्यान दीजिए। kg मतलब मास, और उसको वेट फॉर्म में लिखना है, वेट की फॉर्म में लिखना है। मास को वेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? m इंटू जी। कैसे लिखते हैं? m इंटू जी। ये लिखते हैं m मास है, उसका वेट कितना होगा? m इंटू जी। पता है ना सबको? तो अच्छे ध्यान रखना, 1 kg वेट का मतलब होगा 1 इंटू जी। जी यहाँ पर ग्राम नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अब ये किलोग्राम वेट जो यूनिट है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन या अप्रोक्स 10 न्यूटन। फंडा समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। फॉर एग्जांपल सपोज कि आपको दे दिया 5 kg वेट, 5 kg को वेट फॉर्म में कन्वर्ट, तो 5 kg इंटू जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन न्यूटन। अब जी की वैल्यू 9.8 है तो 9.8 लिखो, और मान लो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा सिस्टम बन जाए उस तरह से। सपोज कि फोर्स आपको दे दिया 1 ग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट नहीं 1 ग्राम वेट, ठीक है? तो पहले तो 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 10⁻³ तो 10⁻³ kg वेट हो गया क्या? और यहाँ पर 10⁻³ इंटू जी न्यूटन। तरीका समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दिया इफेक्टिव फोर्स ऑन बॉडी इज 1 मिलीग्राम वेट। अभी जस्ट जो जेई का पेपर अगर तुम लोगों ने दिया है तो 11th के पार्ट में जो एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें यूनिट का यूज हुआ था ना 1 मिलीग्राम वेट। तो 1 मिलीग्राम वेट जो था उसके लिए अपन क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, पहले तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, देख रहे हो ना? इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। 1 मिलीग्राम वेट, पहले तो 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, 10⁻³ ग्राम वेट, और 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए अगेन 10⁻³ किलोग्राम वेट। सुन रहे हो क्या? तो किलोग्राम वेट को न्यूटन में चेंज करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करें, तो जी इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। फंडा क्लियर हो? है तो फोर्स को लिखने के तरीके हैं, इस तरह थोड़ा घुमा सकता है चीज को। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल सा,
डायरेक्टली वैल्यू अटैम्प्ट करनी है, सीधे सीधे फॉर्मूला काम आएगा। फिर वहाँ पर अगर यूनिट को घुमाते और आप नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा सा मार्क्स में गड़बड़ हो सकती है। नीट लेवल में ये 20 पॉइंट और ये पैटर्न नॉर्मली यूज होता ही होता है, जेई मेन से भी यूज हो सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें यूनिट ही घुमा दी और कुछ नहीं किया तो वहाँ पर आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, अभी से सीक्वेंस में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ले रहा हूँ। क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इस कंडीशन में क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। बच्चों ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लैंग्वेज, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अप्लाई ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये सेकंड पॉइंट ज्यादा काम कर। फर्स्ट पॉइंट एक रटा रटा है प्रोग्राम है, ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तुम्हें बचपन से सुना होगा शायद, जब भी तुमने पढ़ा होगा 7th 8th 9th 10th, जब भी तुमने ये चीजें पढ़ी होगी तो वहाँ भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन लॉजिकल कंडीशन क्या है? एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन अपोजिट इन एंड अप्लाई ऑन डिफरेंट बॉडी। ध्यान रखना, अप्लाई ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होनी चाहिए एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर बेटा एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों सेम बॉडी पर अप्लाई हो गए तो पूरी दुनिया में कोई मोशन हो ही नहीं पाएगा। देखिए दिमाग में गई, समझ रहे हो? दिमाग में गई हो ना? ऑब्जेक्ट है ए, ऑब्जेक्ट है बी। अगर ए ने बी पर एक्शन फोर्स बनाया तो बी ए पर रिएक्शन बनाएगा। तो ध्यान रखिए, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। एक ही टाइम पर डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं, नहीं, एक साथ डेवलप होते हैं, एक ही मोमेंट पर डेवलप होते हैं, लेकिन एक बॉडी पर अप्लाई नहीं होते, डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। स्विमर ने स्विम करने के लिए अपने हाथों से बेटा वाटर को बैक साइड थ्रस्ट दिया, ये था एक्शन फोर्स। तो पानी ने स्विमर पर रिएक्शन बनाया, फॉरवर्ड थ्रस्ट दिया था। समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में ये। ठीक है, तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इनका भी कॉमन बॉडी पर अप्लाई नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर कॉमन बॉडी पर अप्लाई हो जाए, मान लो क्वेश्चन देख दिया, इफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन अप्लाई ऑन कॉमन बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे? मोशन इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट, मोशन बिकम अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट। मतलब मोशन जो जिस चीज का नाम है ना वो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर ऐसा हो तो, मतलब पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अगर एक ही बॉडी पर फोर्स बन रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम भी, डायरेक्शन में अपोजिट, तो बॉडी अपने पोजीशन को डिफर कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हाँ जी साहब, सुनिएगा। तो बच्चों F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल टू 0। एक्शन फोर्स और रिएक्शन, एक्शन फोर्स मान लो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, तो रिएक्शन क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, तो वेक्टर सम दोनों का 0 है, तो ये लिख सकते हैं बेटा। बताओ, एग्जाम्पल ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्विमर वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन दे सकते हो, रॉकेट के अंदर फ्यूल है, फ्यूल बर्न होकर ओवर हीटेड जेट की फॉर्म में बाहर निकला, तो एक्शन फोर्स था, तो एक्शन फोर्स बना जेट की फॉर्म में, तो रिएक्शन किस पर बना? रॉकेट पर, तो उस पर अपसाइड थ्रस्ट बना, रॉकेट ऊपर गया, हाइट की तरफ जा रहा है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कई बातें दिमाग में सेट होती हैं, फिट होती है दिमाग में, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कुछ आगे की बात शुरू करते हैं बच्चों। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी सब लोग बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके पीछे, ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? ध्यान देना। इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमेन 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है कितना हो जाए बच्चों? 0 हो जाए।
तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जो आपने सिस्टम पर अप्लाई किया है वो शून्य हो जाए बेटे, तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt जीरो जाएगा क्या, बताइए। dp अपॉन dt जीरो, और किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज जीरो जाएगा तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी क्या, बताइए। रेट ऑफ चेंज, किसी बॉडी में चेंज आता है, किसी सिस्टम में चेंज आता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज काउंट होता है। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, जीरो जाएगा। तो बेटा dp अपॉन dt जीरो, इसका मतलब p कैसे है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या मीनिंग समझे, p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल, p फाइनल, इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फाइनल है, याद रखेंगे ना। अब ये किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, जैसे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये कैसे भी घुमाई जा सकती है, कंडीशन सब है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने कई जगह बेटा ये एग्जांपल सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। एक गन बुलेट सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ। ये गन ले लिया हम लोगों ने और उसमें बुलेट फिट कर दिया। अब जैसे आप गन फायर करेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ये कॉमन एग्जांपल है गन बुलेट सिस्टम। बेटा यहाँ पर आप लोग गन जब फायर करोगे तो देखो ध्यान देना, हम लोग मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं। मूवीज में आप देखते हैं बड़ी बड़ी गन की, पता नहीं कैसे फायर करते हो लोग, अलग अलग गन दोनों हाथों से फायर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो पाता था। प्रैक्टिकली अगर बेटा गन फायर करनी है बेटा, तो गन का जो बट होता है उसको बेटा शोल्डर से, ये जो कॉलर बोन है उसके पास से बेटा शोल्डर से टच करके, ठीक है, और फिर फायर करना पड़ता है। क्योंकि जितना थ्रस्ट बुलेट को फॉरवर्ड मिलता है उतना ही रिकॉइल थ्रस्ट गन को बैक साइड मिलता है, रिकॉइल थ्रस्ट मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट को फॉरवर्ड थ्रस्ट मिल रहा है तो गन को बैक थ्रस्ट मिलेगा ना रिवर्स डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने यहाँ पर गन का मास कैपिटल एम लिया है, बुलेट का मास स्मॉल एम लिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वीवी और गन की रिकॉइल वेलोसिटी वीजी, ठीक है, जी गन वी बुलेट, सिंपल, ठीक है सर। अब देखिए ना, क्या यहाँ पर ये जो फायरिंग हुई है, जो बुलेट फायर किया, वेपन फायर किया था, क्या ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने किया, नहीं, इसके इंटरनल मैकेनिज्म ने किया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें यूज होगा। देखो ध्यान देना, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, दिमाग लगाइए। अब इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, शून्य। क्यों हो जाएगा शून्य, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। फायरिंग से पी इनिशियल मतलब बिफोर फायरिंग, पी फाइनल मतलब आफ्टर फायरिंग। तो फायरिंग से पहले मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, मोमेंटम जीरो, शून्य। तो पी फाइनल में क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आएगा, नहीं आएगा। मोमेंटम ऑफ गन कितना आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। बताइए, अब 4 ऑप्शन है, 4 में सिर्फ एनी थ्री वैल्यू आपको प्रोवाइडेड होगी और 1 अननोन होगी। तो जैसा भी कहें उसके अकॉर्डिंग आपको सेटलमेंट करना है। नॉर्मली मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, बाकी ट्रांसफर करना डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल सिचुएशन पर। अब बेटा कोई भी वैल्यूज आपको गिवन है वो रख दीजिए और अननोन वैल्यू पूछ लीजिए। इन केस अगर आप इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं देते हैं तो माइनस साइन को रिमूव कर देना। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो माइनस साइन रखनी जरूरी है। वेक्टर फॉर्म अगर रिमूव करते हैं ना बेटा आप लोग, तो माइनस भी रिमूव हो जाएगी। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को ही तो शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को थोड़ा नोटिस रखना। माइनस तभी तक आएगा जब तक डायरेक्शन का सेटलमेंट होगा, वरना माइनस अलाउ नहीं होगा। ठीक, दिक्कत नहीं तो। हाँ जी, तो जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, थर्ड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और उनके हल्के फुल्के यूजेस आप लोगों ने ऑब्जर्व किए थे। हाँ जी, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं। इससे बेटा एपरेंट फोर्स, सूडो फोर्स,
इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ये एक्चुअल में अब जो अपन बात करेंगे ये टॉपिक में ना एक्चुअल में फोर्स अप्लाई नहीं होते हैं, ये सिर्फ अप्लाई होते हैं, फील होते हैं और वो भी सिचुएशन बेस, परमानेंटली नहीं। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन देखिएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं और एग्जाम में इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो पैटर्न आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पैटर्न पर फिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, लेंथी नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस आएंगे। बस कंडीशन को आपने अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनो ना, ये हम लोगों ने एक लिफ्ट चैम्बर लिया है, ध्यान से सुनिएगा। लिफ्ट चैम्बर में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, ऑब्जेक्ट वेट कितना अप्लाई होगा mg। आप शायद खुद भी फील कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट खुद ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना होकर लिफ्ट के बॉटम सरफेस का फर्श पर अप्लाई होगा। सहमत हो इस बात से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, मार्कर अगर मैंने यहाँ रखा तो मार्कर का वेट खुद मार्कर पर अप्लाई नहीं होगा बल्कि इस बेस पर अप्लाई होगा। मानते हो इस बात को? ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक, अब बच्चों ये जो लिफ्ट है ध्यान से सुनना, ये लिफ्ट स्मॉल ए एक्सेलरेशन से अपसाइड मूव कर रही है। ठीक है, स्मॉल ए एक्सेलरेशन से अपसाइड मूव कर रही है। अब जब ये लिफ्ट अपसाइड मूव करेगी तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हो ये भी ऑब्वियस सी बात है अपसाइड मूव करेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपसाइड ही मूव करेगा। मानते हो? लिफ्ट अपसाइड मूव करे तो ऑब्जेक्ट भी अपसाइड मूव करेगा, और अपसाइड अगर मूव करेगा तो जो फोर्स कितना अप्लाई होगा, एम मास, ये एक्सेलरेशन तो एम इनटू ए। तो एक्शन फोर्स किधर बना? अपसाइड, तो रिएक्शन किधर बनेगा? डाउन साइड। तो इस कंडीशन में रिएक्शन फोर्स बना एम ए डाउन साइड। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट वेट, व्हाट इज द टोटल वेट? तो रिजल्टेंट वेट कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट वेट कितना हो जाएगा? mg प्लस ma। यस और नो? तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो रिजल्टेंट वेट है वो एक्चुअल वेट या रियल वेट से ज्यादा फील होगा क्या? एक्चुअल वेट कितना है बॉडी का? mg। और जब लिफ्ट अपसाइड मूव करेगी तो बॉडी का वेट कितना फील होगा? mg प्लस a। फिर आप खुद भी फील कर सकते हैं ना कि जो रिजल्टेंट वेट है वो रियल वेट से बड़ा है। ठीक है, इसलिए बॉडी में हैवी फील होगी। ठीक, मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वेट हमें बढ़ता हुआ फील होगा। ठीक है, सिर्फ फील होगा, एक्चुअल में चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ उस मोमेंट के लिए चेंज होता है जब ये मोशन एप्लीकेबल होगा, बस। ठीक है, जैसे ही लिफ्ट रुकेगी रेस्ट कंडीशन में आएगी या फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन। अगर लिफ्ट चलना बंद कर दे या फिर लिफ्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में अपरेंट वेट भी काम नहीं करेगा, तो फिर रिजल्टेंट वेट और रियल वेट इक्वल ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब ना ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। नोट सेकंड, ऑब्जेक्ट लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रख दिया, एम मास, एक्चुअल वेट mg। बेटा इस बार जो लिफ्ट है ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन से डाउन साइड मूव कर रही है। लेफ्ट डाउन साइड जाएगी, बॉडी भी डाउन साइड जाएगी, तो एक्शन फोर्स डाउन साइड, रिएक्शन अप साइड। तो रिएक्शन फोर्स किस तरह बनेगा बच्चों? अप साइड। तो जो रिजल्टेंट वेट हो कितना होगा? mg माइनस ma, mg माइनस a। तो जो रिजल्टेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से स्मॉलर अमाउंट फील होगा। यस और नो? कोई दिक्कत, परेशान तो नहीं? जैसे लिफ्ट डाउन साइड आएगी तो एक्सेलरेशन डाउन साइड है, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट वेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फील होगा, मतलब आपको बॉडी हल्की फील होगी। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान देना अच्छे से सुनिए।
नोट थर्ड, बच्चों ध्यान देना, इनकेस अगर लिफ्ट के सारे अटैचमेंट आपने ओपन कर दिए, लिफ्ट की केबल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम सब हटा दिए था, और लिफ्ट को एज ए फ्री फॉल बॉडी आपने फ्री छोड़ दिया, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर लिफ्ट को फ्री फॉल बॉडी की तरह छोड़ दिया तो लिफ्ट आएगी तो नीचे ही, लिफ्ट डाउन साइड ही मूव हो। हाँ जी, तो नोट थर्ड में हम लोग बात करते हैं, इनकेस अगर लिफ्ट को आप पूरे अटैचमेंट हटा दो लिफ्ट के और लिफ्ट को फ्री फॉल बॉडी की तरह छोड़ दो, तो बेटा जब लिफ्ट फ्री फॉल बॉडी की तरह आएगी तो एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, मोशन डाउन साइड ही रहेगा, थोड़ा रिजल्टेंट जो वेट है उसका फॉर्मूला तो यही काम आएगा ना। अब यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है, जी, तो रिजल्टेंट वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। मतलब लिफ्ट को आप फ्री फॉल बॉडी की तरह छोड़ दो तो उसके अंदर जो भी बंदा उसको वैसा ही फील होगा जैसा कि सैटेलाइट में फील होता है, वेटलेस कंडीशन फील होगी। लिफ्ट जब ग्राउंड को हिट कर देगा उसके बाद में फीलिंग चेंज हो जाएगी, तब तक ये फील होगा कि सैटेलाइट में बैठे हुए हैं, फ्री फॉल बॉडी, ठीक है। एक क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, जी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकेस अगर लिफ्ट को फ्री फॉल कर दिया गया और उस टाइम मोमेंट पर मान लीजिए लिफ्ट में कोई बंदा है, बंदे के सर पर एक कोई भी पैकेट है और पैकेट से एक कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ और जिस टाइम मोमेंट पर वो ऑब्जेक्ट उस पैकेट से गिरा ना, गिरते ही लिफ्ट को कट कर दिया, मतलब फ्री फॉल बॉडी बन गई, तो क्या होगा, पहले कौन अर्थ पर पहुंचेगा, कौन स्ट्राइक करेगा एटसेट्रा, ये पूछा गया। तो वहाँ पर क्या होगा ना कि जो जिस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट पैकेट से अलग हुआ है ना, जब तक अर्थ ग्राउंड को हिट नहीं करती, सॉरी जब तक लिफ्ट ग्राउंड को हिट नहीं करती तब तक वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट ये था कि यहाँ पर लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई बंदा है, लिफ्ट में तो जो बंदा है, बंदे ने ऊपर अपने सर पर एक पैकेट ले रखा है, ठीक है, ये देव है, देव ने अपने सर पे पैकेट ले रखा है, अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है इस पैकेट में, ठीक है। अब जैसे ही एक पैकेट बाहर निकला और उसमें लिफ्ट जो है फ्री फॉल बॉडी इधर नीचे आ रही है, तो जहां पर वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ना, पैकेट जो निकल के आया था, जब तक अर्थ को हिट नहीं करेगी ये लिफ्ट, तब तक बंदा और ये पैकेट ये जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहेंगे, ना कंडीशन में चेंज आएगा। हाँ जी, नोट 4 बच्चों, इनकेस जो लिफ्ट है वो जब फ्री फॉल हुई तब तो आपने देख ही लिया था, अब लिफ्ट फ्री फॉल हो चुकी है लेकिन इसके नीचे सपोज आपने कुछ केबल वगैरह और अटैच कर दिया और ज़्यादा थ्रस्ट दे रहे हो और ज़्यादा जर्क दे रहे हो लिफ्ट को, मतलब लिफ्ट फ्री फॉल की तरह तो आई नहीं थी, लेकिन आपने क्या डाउन साइड अटैचमेंट करके और तेज़ी से खींचा है इसको नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या रहेगा बेटा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, लिफ्ट के नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर देन स्मॉल जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेट है एम जी माइनस ए, तो आप शायद देख सकते हैं बेटा ए इज ग्रेटर देन जी, तो रिजल्टेंट वेट नेगेटिव हो जाएगा क्या, तो बॉडी वेट हमेशा किस तरह होता है, डाउन साइड, नेगेटिव वेट का मतलब डायरेक्शन कैसे होगी, अप साइड, तो जो बॉडी है उस पर अप साइड थ्रस्ट बनेगा इस कंडीशन में, और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो बॉडी लिफ्ट की टॉप लेयर को जाके हिट करेगी, टॉप लेयर जाके हिट कर लेगी, समझ गए। लेकिन ध्यान रखना सारा सूडो फोर्स का कमाल है, सूडो फोर्स मतलब वर्चुअल फोर्स, अपरेंट फोर्स, ये सारी कंडीशन सिर्फ सिचुएशन बेस्ड होती है, ध्यान रखिए। जैसे ही ये मोशन बंद होगा तो बाकी फिर रिजल्टेंट वेट रियल वेट के इक्वल ही आ जाएगा, ओके। इसी सिचुएशन में लास्ट एंड फाइनली अगर हम लोग चले बेटा आगे, इफ वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों से कोई भी कंडीशन हो,
या तो लिफ्ट कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में और या फिर मूविंग में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में बॉडी का जो रिजल्टेंट वेट है वो रियल वेट या एक्चुअल वेट के इक्वल ही होगा mg। ये बातें समझ में आती है? टेंशन कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहा। ये हमारे पास है एफरेंट वेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट तो हम लोग लेंगे ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन और फिर हम लोग लेंगे पुली मोशन। इन दोनों एग्जांपल्स को, पुली मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन भी कहा जाता है। इन दोनों टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज करना, ये दोनों ही काम की चीज़ है, बहुत काम आती है। तो देखिए सभी सुनिए, ढंग से समझना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ जी, बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। आपने एक स्टोन लिया, थ्रेड से कनेक्ट किया और उसको घुमाना शुरू किया था, तो ये कंडीशन जो बेटा उसमें जो आप इसे बॉडी को घुमाएंगे बेटा तो कैसा मोशन होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और फिर वहीं पर उसी ऑब्जेक्ट को थ्रेड से कनेक्ट किया और आप लोग इसे इस कंडीशन में रोटेट करेंगे बेटा तो ये होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, हाँ जी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जिन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में बॉडी अपसाइड जा रही है तो अपसाइड जाने के साथ साथ बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग भी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करेगी ना, मैक्सिमम हाइट, तो उस समय बेटा वेलोसिटी कैसे हो जाएगी ना? मिनिमम। और टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग ये भी मिनिमम हो जाएगी। और ये कैसे रहेगी ना? इसके लिए कंडीशन होती है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम होकर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स मिनिमम है स्ट्रिंग में, जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स कैसे होगा? मिनिमम। लेकिन मिनिमम का मतलब कभी भी वैल्यू 0 के नीचे, मतलब नेगेटिव अमाउंट में नहीं जानी चाहिए, मतलब पॉजिटिव है मिनिमम 0 हो सकती है। और उस कंडीशन में क्या होगा ना? उस कंडीशन में बॉडी डायरेक्टली डाउन साइड मतलब डाउनफॉल नहीं होगी और बल्कि इस पाथ को आगे फॉलो कर लेगी, ट्रेस कर लेगी। ये बात समझ में आती है? दिक्कत नहीं? जीरो भी करने की प्रेस। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स 0 भी हो गया ना तो भी बॉडी ट्रेस कर लेगी। रीजन क्या है? रीजन है इसकी खुद की अपनी ऑन वेलोसिटी भी तो होगी। अगर ये पॉइंट पे ले लो बेटा ए, ये पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर बॉडी का बी, यहाँ पे ले लिया मैंने सी, तो बेटा वेलोसिटी वी सी कुछ तो होगी, तो उसके बेस पर क्या हो जाएगा ना? ये आगे फर्दर मूव कर लेगी। अब जैसे जैसे बॉडी डाउन साइड मूव करेगी ना तो डाउन साइड आने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीजेज, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग भी इंक्रीज होगी ना। बॉटम पॉइंट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी मैक्स और टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग भी मैक्स। पॉइंट ए पर जो बॉडी है मास m है तो वेट mg और पॉइंट ए पर वेलोसिटी va। ओके, टेंशन। पॉइंट बी पर बॉडी की वेलोसिटी vb, पॉइंट सी पर vc और ये पॉइंट डी मैंने लिया तो वेलोसिटी vd। अब एक रैंडम लोकेशन ले लिया बेटा मैंने p, कोई भी एक रैंडम लोकेशन लिया बेटा पॉइंट p, पॉइंट p पर बॉडी वेट डाउन साइड, ध्यान देना, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग TP, पॉइंट P पर टेंशन फोर्स, यस, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में गए, एक हॉरिजॉन्टल बार है, उस बार को एक रॉड को पकड़ के आप लटक गए, आपकी बॉडी के वेट को आपकी हैंड मसल से काउंटर बैलेंस किया, एक स्ट्रेचिंग फोर्स बनेगा नहीं बनेगा? दैट इज अ टेंशन फोर्स। ठीक है, पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स TP, पॉइंट डी पर कितना होगा? TA। कोई दिक्कत?
जो वर्टिकल डाउन साइड है, बॉटम पॉइंट है ए, लोएस्ट पॉइंट है, उसके कंपेरिजन में पॉइंट पी तक कितना एंगल कवर किया, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा ना। दिस इज एम जी कॉस थीटा और पॉइंट पी पर पार्टिकल वेलोसिटी वी पी कितने बड़े, वी पी, पॉइंट पी पर वेलोसिटी। ए के कंपेरिजन में पी ने पॉइंट ए लोवेस्ट पॉइंट के कंपेरिजन में पॉइंट पी, उसके लिए हाइट कितनी मिली, एच। लोवेस्ट पॉइंट के कंपेरिजन में पॉइंट पी ने कितनी हाइट गेन की, एच। तो रिमेनिंग जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एच। ये सुनो वो दिक्कत, पोटेंशियल, ये बातें समझ में आ रही। हाँ जी बेटे, तो देखिएगा आप दिमाग लगा रहा ढंग से अच्छे से। ये अगला टॉपिक जो है इस पर बैक टू बैक अप्रोक्स बच्चों ऑन एन एवरेज 8 to 9 फार्मूलाज तो बन जाते हैं। 8 to 9 फार्मूला अकेले टॉपिक पर, तो वो सारे फार्मूलाज अपने आप में इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स होल्ड करते हैं। अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉइंट पी के लिए बच्चों हम डिस्कस करें तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी और बी पर टोटल एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी ना, ध्यान देना। टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पर टोटल एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये लोएस्ट पॉइंट है। पॉइंट पी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी पी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। शायद आप फील कर सकते थे, एम कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 12 से चला जाएगा ना, तो यहाँ से बेटा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा क्या। 12 से तो 2gh और 2 कैंसिल करो, बेटे देन व्हाट इज वी पी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर माइनस 2gh, बटा स्क्वायर हम लोग हटाएंगे अंडर रूट में डाल सकते हैं। ये बच्चों एक फंडामेंटल रिलेशन है। अब इस रिलेशन से आप किसी भी लोकेशन पर, अगर मान लो पॉइंट ए पर लोएस्ट पॉइंट पर आपको वेलोसिटी गिवन हो, तो आप किसी भी लोकेशन, रैंडमली किसी भी लोकेशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी काउंट कर सकते हो। इसकी खास बात है, एच हाइट रखते जाओ और चलते जाओ। हमारे लिए यहीं पर अगर बात कर लें, पॉइंट बी पर वेलोसिटी की बात हो जाए, तो अगर वी ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए अगर गिवन हो कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी दिया हुआ, पर हाइट यहाँ पर पॉइंट ए कंपेरिजन बी की हाइट कितनी होगी, आर हो गई क्या, रेडियस के इक्वल हो गई। ए के कंपेरिजन बी ने कितनी हाइट गेन की, रेडियस के इक्वल हो गई। एच की जगह आर की जो भी वैल्यू रखो और फटाफट कैलकुलेट करो। यहीं पर अगर पॉइंट सी की बात हो जाए, पॉइंट ए के कंपेरिजन सी की हाइट कितनी 2r, तो r प्लस आर 2r, एच के लिए 2r रखो, कैलकुलेट करो, फिनिश करो। इस तरह के फॉर्मूला आपको किसी भी लोकेशन पर वेलोसिटी का अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो दिक्कत सुनिएगा। फिर हम लोग बात करें पॉइंट पी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखो ना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा था, टीपी टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग एट पी माइनस एम जी कॉस थीटा, बताइए होएगा, आएगा नहीं आएगा। तो पॉइंट पी पर बात करें तो टुवर्ड सेंटर कितना फोर्स है, टीपी, और अवे फ्रॉम सेंटर एम जी कॉस, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। इसमें आपके दिमाग ये भी आ सकता है कि एम जी कॉस थीटा बड़ा होता तो थोड़ा फिर उस कंडीशन में स्ट्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाती, इमोशन पूरा हो ही नहीं पाता। समझ गए नहीं समझे तो ओके। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिक्कत रखती यहीं पे, क्यों फालतू लेंथ बढ़ाएं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है। तो पॉइंट पी पर टेंशन वेलोसिटी कितनी, वी पी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर, पक्का, तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ से टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, टीपी इक्वल टू एम अपॉन आर, तो टीपी इक्वल टू एम अपॉन आर वीपी स्क्वायर, तो वीपी स्क्वायर कितना आएगा, वी ए स्क्वायर माइनस 2gh, अरे माइनस एम जी कॉस थीटा ट्रांसफर होता प्लस में एम जी कॉस थीटा, यहीं से देखिए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा बेस कितना है आर माइनस एच, और ये हाइपोटेनियस कितना होगा आर, तो कॉस थीटा कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान रखिएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टी पी इज इक्वल टू एम अपॉन आर कॉमन ले,
वी ए स्क्वायर माइनस 2GH प्लस GR माइनस GH। ये सो नो पोटेंशियल है, विजिबल है। यस सर। एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर माइनस 3GH प्लस GR। ये सो नो। अब यहाँ पर बेटा आप किसी भी लोकेशन पर टेंशन फोर्स एंड स्ट्रिंग निकाल सकते हो तो दोनों काफी काम की चीजें हैं। अब देखिएगा रिजल्ट्स कैसे बनेंगे इस पर, सुनो। नोट फर्स्ट, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग मैक्सिमम। टी मैक्स निकालना बेटा, देखो टी मैक्स का मतलब पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर हाइट कितनी है 0, तो टी मैक्स मतलब टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, टी ए ये निकालना बेटा अपने को। तो रखें वैल्यू, तो टीपी की जगह क्या लिख दिया, टी ए एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर हाइट कितना 0 प्लस जी आर टी मैक्स हो गया। नोट सेकेंड, टी मिनिमम, तो टी मिनिमम कहाँ होगा, पॉइंट सी पर, तो हाइट कितनी जाएगी 2r, सुन तो रहे हो ना। देखो टी मिनिमम कहाँ होगा, टी सी, पॉइंट सी पर, एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर। अब देखो हाइट कितनी ली इस बार 2r, एच कितना है बेटा 2r, तो 2r रखते क्या हो गया 6gr माइनस 6gr प्लस gr माइनस 5gr हो गया, माइनस 5gr। बताओ बच्चों समझ आ रही बात है, आयुष को दिक्कत, ये वन हाइट किसकी कंपैरिजन में देखना है, बॉटम की कंपैरिजन डन है ना, भाई पॉइंट ए है लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट इसकी हाइट क्या होगी 0, इसके कंपैरिजन सी की हाइट क्या होगी r प्लस r, डायमीटर होगा 2r, डन। अब देखो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये सारे रिजल्ट याद करो, नहीं कहाँ की जरूरत है, सिर्फ 2 इक्वेशन, इसके लिए की रूल है, चेंज करते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, समझिए। ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नोट थर्ड, कैलकुलेट डेल्टा टी, इट मींस टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये काउंट करना है हमने। तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम कर दो, इक्वेशन 3 - 4 करें, देखिए ध्यान देना, डेल्टा टी इक्वल टू टी मैक्स भी है टी मिनिमम भी, तो एम अपॉन आर पर डायरेक्टली कॉमन ले लूंगा, क्या होगा वी ए स्क्वायर प्लस जी आर, तो टी मैक्स में रिमेनिंग है माइनस टी मिनिमम तो माइनस वी ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5gr, समझ तो रहे हो ना। तो वी ए स्क्वायर कैंसिल, 5gr और gr 6gr, r कैंसिल कर दो 6mg, तो ये लीजिए टी मैक्स और टी मिनिमम का डिफरेंस कितना होगा। एसोसिएटेड जो बॉडी है, जिस भी बॉडी को आप रिवॉल्व कर रहे हैं उसके वेट का 6 टाइम, समझे नहीं समझे, ये नोट थर्ड हो गया। नोट 4 की बात कर लो, आपसे पूछा जाए व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर कम से कम कितनी वेलोसिटी हो सकती है बॉडी की। कि देखो ये तो तुम भी जानते हो कि यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी डिक्रीज करूंगा, पॉइंट ए पर अगर मैंने वेलोसिटी डिक्रीज की तो फाइनली हर पॉइंट पर वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी, सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पॉइंट ए पर कम से कम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो बच्चों पॉइंट ए पर जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वेलोसिटी की, पॉइंट ए पर वेलोसिटी वी ए मिनिमम कितनी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना होगा, तो दिक्कत तो परेशान नहीं है, डन है। √5gr ये कैसे आएगा ना, ये हम लोग ले आ सकते हैं ना, टीसी की वैल्यू अपने पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, याद है ना, टीसी मतलब टी मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
तो टी मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m/r va² माइनस 5gr ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब va² ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr, तो स्क्वायर टाइम कंट्रोल में डाल देंगे क्या, जिस तरह से ला सकते हैं अपने, ठीक है। नोट 5 इस बार कैलकुलेट करनी है VC मिनिमम, पॉइंट सी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां कम से कम वेलोसिटी क्या पॉसिबल होगा। इसका आंसर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr। पॉइंट सी पर मिनिमम वेलोसिटी क्या पॉसिबल होगा, √gr। समझे नहीं समझे, कंफर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक समझ में आता है बच्चों, पक्का।